Hey everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now and we are discussing about Skinner's learning theory. आज हम स्किनर की लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी थॉर्नडाइक की और पेवलव की स्किन जो थ्योरी है उसके बारे में। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या फिर आप सीटेट या यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज का। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए हम बात कर लेते हैं स्किनर की थ्योरी के बारे में। स्किनर ने क्या कहा, किस तरह से उसने थ्योरी दी, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और स्किनर की थ्योरी को और क्या क्या नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिए, थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो मैं बेसिकली बात करनी है लर्निंग के बारे में और सीखने के सिद्धांत हैं। इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये भी देखेंगे हम कि किस तरह से ये डिफरेंस है थॉर्नडाइक की थ्योरी और पेवलव की थ्योरी से। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अब स्किनर के बारे में। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे कुछ कांटेक्ट डिटेल्स हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट, सी टेट और साथ ही साथ में पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेगुलर हमारी क्लासेस होती हैं रोज रात को 8 बजे और रात को 9 बजे हमारी एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास होती है। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दिखाई दे रही है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको पीडीएफ में पढ़ाती हूँ उसकी पूरी पीडीएफ आपको सब शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। चलिए बात कर लें हम स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की। तो कुछ बातें हैं जो समझने की हैं कि स्किनर ने अपने पूरे सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। पहली बात उन्होंने ये बताया कि अनुक्रियात्मक व्यवहार, तो स्किनर ने अपने जो सिद्धांत है उसके में 2 बातों में बात करी है कि 2 वर्गों में विभाजित कर दिया इन्होंने अपने सिद्धांत को। किन किन 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात उन्होंने बताया कि अनुक्रियात्मक व्यवहार है, मतलब रिस्पोंडेंट बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात करी उन्होंने क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी कि ऑपरेंट कंडीशन। ठीक है, और अच्छे से अब हम इसको समझेंगे क्या है ये। तो पहले आप जान लीजिए स्किनर के बारे में। स्किनर कौन थे? तो ये हैं स्किनर, जिनके बारे में हमें बात करनी है। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को और 18 अगस्त 1990 में इनकी मृत्यु हुई। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्टिक थे, और इसके साथ साथ में ये सोशल फिलोसोफर भी थे, है ना। इसमें इनके बारे में इनको पहचाना जाता है, जाना जाता है। और कहीं बात जाए तो मेन इनका काम क्या है, तो बिहेवियर एनालिसिस थ्योरी में है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में है, रेडिएंट बिहेवियरिज्म में है, और वर्बल बिहेवियर के बारे में भी इन्होंने समझाया है ना। इसके बाद इसके मेन थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं हम। पेवलव की थ्योरी जो थी उसके में क्या थी कि लर्नर की भूमिका जो थी पैसिव थी। पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। अब निष्क्रिय कैसे हो जाती है? देखिए, वहां पर क्या था, एक कुत्ता था जो कि क्या था, कुछ काम नहीं कर रहा था। उसको क्या था कि उसको एक जगह बांध दिया था, उसके सामने खाना रखा जाता था, घंटी बजाई जाती थी और उसकी लार इकट्ठी होती थी। मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना वो जो क्रिया करता है उसके द्वारा हो रहा है ना। तो यहाँ पर उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, एक तरीके से निष्क्रिय कंडीशन हो जाती है। लेकिन स्किनर के सिद्धांत में जो लर्नर है ना उसकी भूमिका एक्टिव है। सपोज करते हैं कि एक जिस तरीके से हम लेक्चर मेथड की बात कर लेते हैं, तो लेक्चर मेथड क्या हो जाती है कि एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, जैसे मैं हूँ आपको, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ और आप वहाँ से डायरेक्ट सुनते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो जो भी टीचिंग हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। मतलब यहाँ से मेरे तरफ से एक्टिंग की जा रही है, एक्ट किया जा रहा है, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो पेवलव की जो थ्योरी थी उसमें क्या था कि जो एक्ट हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था, जो
टीचर है उसके द्वारा होता था, लेकिन जो लर्नर है उसके द्वारा कोई एक्ट नहीं हो रहा था, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी। मतलब कंडीशनिंग जो थी वो अपने आप अनुकूलित रूप में होती जा रही थी, है ना। यहाँ पर क्या है, स्किनर के द्वारा क्या है, स्किनर ने कुछ भी ऐसी स्पून फीडिंग जैसी नहीं कराई। उसने क्या किया है कि काम करवाया है, जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स है जिसको भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर स्किनर ने अपने जो लर्नर है ना उसको एक्टिव रखा है, उन्होंने उसको निष्क्रिय नहीं होने दिया, एक्टिव रखा है। अब स्किनर का जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, ये थॉर्नडाइक लिखना था यहाँ पर। थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या थी, एसआर थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई एसआर थ्योरी जो है वो गलत है। उन्होंने क्या कहा था, एस से मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, और आर से मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उनका कहना ये था थॉर्नडाइक का कि पहले स्टिमुलस आप दोगे ना तब जाके रिस्पॉन्स होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सामने होगा, जब सामने वाले के ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा तब किसी लर्नर के द्वारा रिस्पॉन्स होगा। इनका कहना ये है नहीं, थ्योरी जो है वो क्या होनी चाहिए, आरएस थ्योरी होनी चाहिए। मतलब पहले रिस्पॉन्स होगा उसके बाद स्टिमुलस सामने आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्रिएटिविटी पर बात की जा रही है, क्रिया पे बात की जा रही है, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने ये कहा कि पहले अनुक्रिया होती है बाद में उद्दीपन आता है, और इसको इन्होंने क्या किया है कि अपने सिद्धांत के द्वारा समझाया है। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसके द्वारा समझाया है। क्या एक्सपेरिमेंट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले आपको ये समझना है कि यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है। इसमें अनुक्रिया पुनर्वलन से संबंधित होती है, ना ही कि उद्दीपन के साथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्वलन शब्द का उपयोग हुआ जा रहा है। पुनर्वलन को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एक तरीके से आप फीडबैक भी कहा जा सकता है। मतलब जैसे कि आपने इस कॉलेज में या स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने देखा होगा, जब आपको क्लास में कोई टास्क दिया जाता है और सपोज करें आपको क्लास में कुछ लेसन रोट करने के लिए, रीड करने के लिए दिया गया, या फिर आपको कोई सम है जो सॉल्व करने के लिए दिया गया, और अगर आपने उसको पहले अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद जाकर आपने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने से आपका क्या हो गया कि एक तरह से आपको सक्सेस मिल गई, और सक्सेस मिलने के बाद में आपको लगा यार ये तो बड़ी सही बात है कि मुझे सक्सेस मिल गई, और आपका जो टीचर था उसने आपको शाबाशी दे दी। शाबाशी दे दी मतलब आपको कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपकी पूरी क्लास में आपकी तारीफ हो गई। तो एक तरीके का ये क्या मिल गया आपको, रीइंफोर्समेंट मिल गया, मतलब एक पुरस्कार मिल गया, और उसके कारण से आपकी जो क्षमता है काम करने की, या फिर जो आपकी कहना चाहिए एक रुझान है काम करने का, या एक मोटिवेशन है आपको मिल गया, जिसकी वजह से अब आप बहुत अच्छे से काम करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर मैं अपना उदाहरण देकर बताऊं कि जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मुझे आपकी तरफ से जो रीइंफोर्समेंट मिलता है, क्या मिलता है, सिर्फ आपके कमेंट्स जो मिलते हैं, आपने जो कहा कि हाँ मैम समझ में आया, मुझे वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। मतलब क्या मिलता है, पुनर्वलन मिलता है कि हाँ चलो, बहुत सारे नहीं, 2-4 स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और जो मेरे को जो मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसके बाद में वो मुझे अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो वो मुझे क्या करता है और आगे काम करने पर मदद करता है। सपोज करें कि आपकी साइड से कोई तरह का एक्टिविटी ना हो, ना ही कोई कमेंट हो, ना ही कोई आप फीडबैक दें, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो काम है ना धीरे धीरे मुझे डल होने लगेगा। मतलब जो मेरा ग्राफ ऐसा जाना चाहिए ना वो कैसा चला जाएगा, स्लाइटली डाउन चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। तो जब कोई काम किया जाता है और वो काम सफल होने लगता है थोड़ा बहुत भी, तो लर्नर के पास एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है। क्लियर हो गया। स्किनर का ये सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत है, जो कि थॉर्नडाइक के अंतर्गत चयन और संयोजन के नियम पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी तरह से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पूरे तरह से खत्म कर दिया, उन्होंने भी उनका जो कुछ था सही तो उसको एक्सेप्ट किया। संयोजन का मतलब क्या है, जब हमने थॉर्नडाइक की सिद्धांत को पढ़ा था मैंने आपको बताया था, संयोजन मतलब एसोसिएट करते, मतलब आपने कल कुछ सीखा था, 10 साल पहले कुछ सीखा था, उसको
उसकी सीखने की जो आपकी प्रक्रिया थी उसको आपने लिया और इस जो नया टास्क है उसमें अप्लाई कर दिया, है ना। तो क्लियर हो रही है बात आपको। अब स्किनर के सिद्धांत स्किनर के अनुसार अनुक्रिया के समान ही अनुबंधन भी दो प्रकार के होते हैं। अनुक्रिया उन्होंने बताई दो प्रकार की होती है, तो अनुबंधन यानी कि रिस्पॉन्स भी दो प्रकार के होंगे। उद्दीपक अनुबंधन मतलब स्टिमुलस कंडीशनिंग या एस कंडीशनिंग, और दूसरा होता है अनुक्रिया अनुबंधन यानी कि रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, जिसको आर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो ये आपको पता है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें ना आपको नोट करनी है, क्योंकि क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ज्यादा जब हम सारी थ्योरीज को एक एक करके पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लिया, याद भी हो गई, समझ में आ गया कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली ली थी, पावलोव ने कुत्ता लिया था, और जो स्किनर थे इन्होंने चूहा और कबूतर लिया था। लेकिन भाई SR थ्योरी, CR थ्योरी, RS थ्योरी में जबरदस्त कंफ्यूजन होता है ना। तो इसको आपको ढंग से मेमोराइज करनी है, इसको समझना है, रटना नहीं है, समझना है ना। तो यहाँ पर इन्होंने दो प्रकार की क्या बताए हैं, स्टिमुलस बताए हैं। एक तो बताया स्टिमुलस कंडीशनिंग, अनुबंधन दो प्रकार के बताए, मतलब रिस्पॉन्स, है ना। और एक बताया है कौन सा, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, मतलब आपके दिमाग की जो कंडीशनिंग होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो आपके सामने स्टिमुलस आए और आपकी कंडीशनिंग हो तो वो हो जाएगी एज कंडीशनिंग, दूसरी होती है रिस्पॉन्स आए और आपकी कंडीशनिंग हो तो हो जाती है आर कंडीशनिंग। क्लियर। चले अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे कि अमेरिकी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो BF स्किनर थे, इन्होंने 1938 में दी थी ये, ठीक है। 1904 में उनका जन्म हुआ था और 1905 में आपकी जो पावलोव की थ्योरी थी वो थी, और इनका जन्म हुआ था 1904 में, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो कब दी थी, 1938 में दी थी, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बात करी, अध्ययन किया और उसके बाद में अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन और पुनर्वलन को समझा। उसके बाद स्वतंत्र उन्होंने कुछ प्रयोग किए, एक चूहे पर प्रयोग किया और दूसरा किस पे किया, कबूतर पर प्रयोग किया, और जाके फिर आपने अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा कबूतर चूहे वाला एक्सपेरिमेंट। क्या है चूहे वाला एक्सपेरिमेंट, चलो पहले समझ लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है चूहे का पिंजड़ा, जिसमें चूहे को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर स्किनर ने चूहे को बंद कर दिया एक पिंजड़े के अंदर, और जिसके अंदर एक स्थान पे लीवर लगाया। अब आप देखो कहाँ पर लीवर है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है लीवर जिसपे चूहे का पैर है, ठीक है। एक लीवर फिट कराया। इस पिंजड़े में चूहे को अंदर करने के लिए एक दरवाजा था। लीवर दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा हुआ भोजन इस रास्ते से प्लेट पे गिर जाता था। देखिए ये हो जाता है कि ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है, ये जैसे लीवर दबाया वैसे ये रास्ता ये खुल गया और ये भोजन जो है वो अंदर गिर जाता है, ठीक है। क्लियर हो रही है पिक्चर। तो क्या क्या है, एक चूहे ने एक लीवर था, इसको प्रेस करना है उसको, तो यहाँ से ये प्रेस जैसे करेगा तो खाना इसका अंदर की ओर आ जाएगा, इधर से अंदर की ओर आ जाएगा। क्लियर। अब क्या था कि इन्होंने कोई तरह का, जैसे स्किनर ने क्या किया था, पावलोव ने क्या किया था कि भाई कुत्ते को खाना दिखाई दे रहा है, घंटी बज रही खाना आ रहा, घंटी बज रही खाना आ रहा, ठीक है। उसकी दिमाग की कंडीशनिंग हो रही है कि घंटी जैसी बजती है वैसे खाना मुझे मिलता है। यहाँ ना तो कोई घंटी बज रही है, ना ही किसी तरीके का कोई लालच दिया, जैसे बिल्ली को लालच दिया गया था कि भाई सामने खाना दिखाई दे रहा है तो वो हाथ पैर बांध रही थी। यहाँ पर चूहे को भेजा गया, उसको पता भी नहीं है कि बाहर कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि यहाँ से मैं लीवर को कुछ दबाऊंगा और जाके क्या हो जाएगा, आपको खाना मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, ये लीवर जो था ना, इस लीवर को दबाने से खट्ट से आवाज आती थी। लीवर को दबाया, खट्ट से आवाज आई, ये ढक्कन खुला, ढक्कन खुलने के बाद खाना आया और खाना उसने खा लिया। लेकिन कोई भी चीज बिना करे नहीं मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्रिया के माध्यम से हो रहा है।
तो ये हो गया। अब स्किनर ने क्या किया था, स्किनर ने इस बॉक्स में चूहे को अंदर कर दिया। उसने देखा कि चूहे अंदर जाते ही उछलना कूदना शुरू कर देता है और इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक लीवर पे पड़ जाता है और उसकी प्लेट में खाना आ जाता है, उसको भोजन प्राप्त हो जाता है, उसकी भूख मिट गई, अब उसको संतोष मिला। ठीक है, अब क्या किया, अगली प्रोसीजर में क्या किया, अब उसे जब भी कुछ खाने की इच्छा होती है तो वो फिर से उछलना कूदना शुरू कर देता है और उछलने कूदते वक्त अनजाने में ही उसका लीवर पर फिर से हाथ पड़ जाता है या पैर पड़ जाता है और उसके कारण से उसको खाना मिल जाता है। तो ये खाना जो है, ये जो प्रक्रिया हुई ना, ये उसके लिए किसका काम कर रही है, रीइंफोर्समेंट का। वो बेचारा, वो कुछ उसको समझ में थोड़ी आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है, वहां पे उसको क्या मिल रहा है कि भाई मैं कूदता फिरता हूँ और कूदते फिरते में मुझे खाना मिल जाता है। तो खाना अच्छा है ना कूदना फिरना, क्योंकि मुझे उससे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, मतलब एक तरीके से उसको फायदा मिल रहा है ना उसके कूदने से। तो वहां पर उसने ये सारी जो प्रोसेस हुई उसके कारण से उसको क्या मिला, फीडबैक मिला, रीइंफोर्समेंट का मिला। ठीक है, अगला क्या किया उसने, उसने इस चूहे पर इस प्रयोग को कई बार दोहराया, बार बार दोहराया। एक स्थिति ऐसे आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर को दबा दिया और अपना खाना प्राप्त कर लिया। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि वो चूहा जो था उसने अनजाने में पहले उछलना कूदना शुरू किया था और उसके बाद उसको एक तरीके से तुक्के से ही वो लीवर पे पैर पड़ गया और उसकी वजह से उसको खाना मिल गया। अगली बार उसने क्या किया, फिर से उछलना कूदना शुरू किया, क्योंकि उसके दिमाग में क्या आ गया कि भाई मैं ये काम करता हूँ ना तो मुझे ये खाना मिल जाता है। फिर लीवर पे पैर पड़ गया, तो उसने फिर अपने दिमाग की कंडीशनिंग की कि इस लीवर पे पैर पड़ता है, आवाज आती है, ये ढक्कन खुलता है और खाना मिल जाता है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बार बार ये प्रयोग करने के बाद में जब अगली बार ऐसा किया गया तो क्या हुआ, उसको चूहे ने ना आओ देखा ना था, सीधे जाके उस लीवर को दबा दिया, तो उसको ये काम मिल गया। अब इसकी अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, देखो कई बारी हम जब हम पहली बार जैसे मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम होती है उसको आप सॉल्व करते हैं, तो कई बारी क्या होता है कि अनजाने में ही कोई तुक्का लग जाता है, कोई फॉर्मूला आपको याद था आपने लगा दिया, आंसर आ गया। अगली बार आप क्या करते हो, उसी फॉर्मूले को फिर यूज करते हो, लेकिन अब की बार वो फॉर्मूला सही से नहीं बैठता, फिर आप क्या करते हो, फिर और उसमें एक्सरसाइज करते हो, फिर आप करते हो, फिर आपको आंसर मिल जाता है। जब आंसर मिलता है तो आपको लगता है हाँ वाह मैंने कितना अच्छा काम कर दिया और मुझे आंसर मिल गया। लेकिन फिर आपकी इस प्रैक्टिस की वजह से ना आप क्लियरली उस ट्रिक पर पहुंच जाते हो जिस ट्रिक से ये इस तरीके की समस्याएं सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके माइंड ने ऑपरेंट कंडीशनिंग करी, मतलब पहले क्रिया करी, रीइंफोर्समेंट मिला और उसके बाद आपने सीख लिया। अब स्किनर ने क्या किया था, एक और एक्सपेरिमेंट किया था और वो किस पर किया था, कबूतर पे किया था, एक पिजन पर किया था। ठीक है, अब पिजन पर कैसा, कबूतर पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर आपको एक पिजन दिखाई दे रहा है और उसको ऐसे एक बॉक्स में बंद किया जिसमें कि एक जगह पर कुछ खाने बने हुए थे, जहां जो इतनी डिस्टेंस पे थे जहां तक उसकी चोंच पहुंच पाती थी। तो स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक और प्रयोग किया जो कि किस पर था, कबूतर पर। अब देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये येलो, ब्लू, रेड और ये ग्रीन है ना, ये नजर आ रहा है आपको। ये क्या है, ये एक तरीके से लीवर्स हैं, है ना, येलो, ब्लू, रेड और ग्रीन। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया और इस बॉक्स में एक ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी एक प्रकाशपूर्ण चाबी लगा दी। ठीक है, इस चाबी को दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल जाता है और साथ ही इसमें 6 प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था भी की गई। भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था, कबूतर बॉक्स इसको कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि कबूतर को इसमें बंद कर दिया और इसके ऊपर
चाबी से हल्के रंग का प्रकाश हुआ। उसकी चमक से कबूतर का ध्यान आकर्षित हुआ। इधर उधर उसने चोंच मारी। प्रकाश से चाबी के ऊपर चोंच लग गई। उसके दबाने से ही क्या हुआ, खाने के लिए दाने मिल गए। उस कबूतर का इस प्रयोग 6 प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था पे किया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश के परिवर्तन करने से ही कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन होता है, परंतु भोजन मिलने से ही उसके सही जगह पर चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बल मिला। और इस स्थिति में कबूतर को भूखा रखने पर इस बॉक्स में जब प्रकाश किया गया तो उसने बिल्कुल सही जगह जाकर अपने चाबी को दबाया और उसे भोजन मिल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ भी, दोनों ही प्रयोगों में क्रिया कराई जा रही है। समझ रहे हो ना आप, कार्य कराया जा रहा है। ऐसी खाली फोकट में कुछ नहीं मिल रहा है। पहले काम करो, फिर जाके आपको उसका इनाम मिलेगा। रीइंफोर्समेंट एक तरीके से क्या है, इनाम है। तो ये सिद्धांत पुनर्बलन के पर विशेष बल देता है, मतलब रीइंफोर्समेंट पर बल देता है, शाबाशी पर बल देता है। जैसे मेरा एक छोटा बेबी है, उसमें वो काम करता है और उसकी टीचर उसे स्टार्स देती है। 1 स्टार दे दिया, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से स्टार्स देती है। तो जब 5 स्टार्स दे देते हैं तो उसका मतलब है उसने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो नेक्स्ट अपने मन से कहता है मैं ये भी करूं, मैं ये भी करके दिखाऊं, मैं ये भी करके दिखाऊं। मतलब ये स्टार्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए एक तरह के रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का काम करते हैं। तो जब प्राणी को कोई अनुक्रिया से सुखद परिणाम मिलता है तो वो उस अनुक्रिया को बार बार करता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आप मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक दो, और कंटिन्यूसली फीडबैक दो, तो मुझे अंदर से ये रीइंफोर्समेंट मेरा बढ़ता है, मिलता है कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। न जाने कहाँ कहाँ देश में लोग बैठे हुए हैं और उनको मेरे इस पढ़ाने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, और उसके बाद फिर वो मुझे क्या कर रहे हैं, एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अलग अलग अपने इस काम को आगे बढ़ाने का। और अगर आपके साथ सामने से कोई प्रतिक्रिया ना आए, कुछ भी ना हो, तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और उसके बाद शायद मैं काम बंद कर दूं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है पुनर्बलन देना। इस प्रकार से बार बार जो इच्छा होती है उसको ही पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कबूतर को बटन दबाने से भोजन प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप पुनर्बलन करोगे वैसे ही आपको क्या हो जाएगा, अच्छा जब आपको रिस्पांस मिलता है ना तो मन करने लगता है कि चलो जी और काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं ना। ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। अब इन्होंने बताया कि भाई पुनर्बलन भी जो है ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और दूसरा प्राथमिक पुनर्बलन दूसरे रूप में देखा जाए तो प्राइमरी, और फिर क्या हो जाता है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। क्लियर? तो ये क्या है, तो धनात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं, जब जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है। जैसे भूखे को कबूतर को भोजन मिल गया, मतलब उसको तो फायदा हुआ ना, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। ऋणात्मक क्या होता है कि जो उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, मतलब आपने काम किया और आपको शाबाशी नहीं मिली बल्कि पनिशमेंट मिल गई, तो वो ऋणात्मक रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब काम ये करने से डांट पड़ती है ना। आपने कोई क्रिया करी और क्रिया करने के बाद में आपको क्या मिल गया, उसके लिए पनिशमेंट मिल गई, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो उस क्रिया को आप अगला फिर से रिपीट करोगे या नहीं करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। ठीक है, जैसे शिक्षक की अनुपस्थिति में उस शिक्षक से डरने वाले बच्चे की अनुक्रिया में वृद्धि होना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। प्राथमिक पुनर्बलन से क्या तात्पर्य होता है, जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, काम आदि है ना से प्राप्त होने वाला पुनर्बलन। और गौण क्या होता है,
जो प्राथमिक पुनर्बलन को प्रदान करने वाले उद्दीपक के साथ लगातार उपस्थिति करने के कारण प्राप्त होता है। जैसे भोजन के साथ घंटे की ध्वनि का लगातार सुनना, ठीक है, कुत्ते को जैसे पुनर्बलन प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ बात हुई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये सिद्धांत क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर बल देता है, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बल देता है, और इस सिद्धांत द्वारा सीखना अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है स्थायी? देखिए, बात इतनी है कि कोई भी चीज ना फ्री में नहीं मिलती। जैसे बात कही जाती है ना कि अगर हर चीज आपको फ्री में मिल जाए कि चलो जी खाना मिल रहा है, तो आप कुछ क्रिया नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्रिया करने से फायदा मिल रहा है, मतलब आप काम करो, काम करने के बाद आपके काम को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि आपको पनिशमेंट मिलनी है या फिर आपको रिवॉर्ड मिलना है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसीजर से जब हम कुछ सीखते हैं, करत करत अभ्यास के वाला सिस्टम है, इस प्रोसीजर से कुछ सीखा जाता है तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थिर हो जाता है, ठीक है। यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है। इस सिद्धांत में सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो कि सीखने वाले की क्रिया को गति देता है, गति में सहायक होता है। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता प्रदान करता है। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। सक्रिय अनुबंधन द्वारा मंद बुद्धि बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि जो है वो किस पर बल देता है, क्रिया पर बल देता है, और इससे जो सीखने की प्रोसीजर है वो क्या हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं। तो देखिए, हर चीज में कमियां होती हैं, तो इसमें भी कमी तो होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट तब बनती है जब बहुत बार उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग किया गया, मनुष्य के सीखने की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अब देखो, एक में चूहा ले लिया और एक में क्या ले लिया, कबूतर ले लिया। अब दोनों ही जो बातें हैं वो आदमी पर भी लगेंगी नहीं लगेंगी, इंसान पर भी लगेंगी नहीं लगेंगी, ये कैसे साबित किया जा सकता है। तो यह सिद्धांत बुद्धिहीन तथा मंदबुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है या बुद्धि चिंतन विवेक पूर्ण व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, कैसे डिसाइड आप करेंगे। स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि मनुष्य के सीखने के में उद्देश्य के प्रति लगन शक्तिदाता होती है, ठीक है। कि ये भी बात है, लेकिन हाँ, पुनर्बलन से फायदा तो होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई अगर सामने वाले को ना कुछ करने से कुछ मिलता है ना, तो उसको करने की चाह बढ़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन के अभाव में सीखने की प्रतिक्रिया मंद हो जाती है, ठीक है। ये भी गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई आपको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा, चलो आज नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से आदत भी पड़ जाती है कि भाई मैंने कर दिया, कुछ कर दो। जैसे कई सारे पेरेंट्स है ना, जो वो इस तरह से बच्चों से बोलते हैं कि बेटा इस बार तुम फर्स्ट आना, 95% आएंगे ना तो तुम्हें साइकिल दिला देंगे। तो बच्चा मेहनत करता रहता, उसको साइकिल चाहिए। अरे भाई, साइकिल चाहिए इसीलिए पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें जरूरत है ना। तो वो एक तरीके से गलत भी स्थिति हो जाती है कई बारी कि नहीं, पापा पिछली बार तो साइकिल दिलवाई थी, इस बार मुझे कुछ और चाहिए, तभी मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये कोई बात हुई भाई? लेकिन ऐसा होता है ना। तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कहना चाहिए पक्ष होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि मनुष्य की सीखने की क्रिया क्या होता है? मनुष्य की सीखने की क्रिया बुद्धि चिंतन और तर्क विवेक पर की आवश्यकता होती है। भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये, कि सीखना का जो अनुबंधन सिद्धांत है, यूजफुलनेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो देखिए, यह सिद्धांत सीखने के लिए एक उद्दीपक स्टिमुलस के स्थान पर प्रेरणा यानी मोटिवेशन को आवश्यक मानता है। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बालकों को अभिप्रेरित करने में इसका उपयोग किया जा सकता है,
ठीक है, मैंने बताया ना कि रीइंफोर्समेंट जो होता है ना वो किस लिए उपयोगी होता है कि आपको और ज्यादा क्या करे, प्रेरित कर सके, आगे मोटिवेट कर सके। ये सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत अधिक महत्व देता है और इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को पुनर्बलन देने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बताया कि बच्चे को गुड स्टार दे दो, एक्सीलेंट दे दो, गुड दे दो, तो उसको बड़ा मजा आता है ना। इसीलिए तो ट्रॉफी दी जाती है, दौड़ लगाओ, फर्स्ट आ जाओ, ट्रॉफी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, इससे एक तरह से बच्चे के अंदर मोटिवेशन आता है और अगले में भी एक तरह से कंपटीशन की भावना, पॉजिटिव कंपटीशन की भावना जागृत होती है कि उसको मिला, मुझे नहीं मिला, कल अगली बार मुझे भी मिलेगा, है ना। शिक्षार्थी की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग सकारात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, फिर भी आप समझ लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के जो तत्व हैं, एक है आकृतिकरण। इसमें क्या होता है कि आकृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, कुछ चयनित पुनर्बलन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आकृति चयन की प्रक्रिया को बताया, 3 महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, जो भी काम आप कर रहे हैं, जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस, जिस तरीके की अनुक्रिया हो रही है उसको सामान्यीकरण करना है। दो चीजें करी आपने, एक ये काम किया और एक ये काम किया, ठीक है, ये वाला इस वाले से बेटर है, तो अब इस अनुक्रिया करने पर ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहां पर सामान्यीकरण हो गया कि भाई ये 2 काम में से आपको क्या काम करना है, ये वाला काम करना है। आदत प्रतिस्पर्धा, यह आकृतिकरण का द्वितीय नियम होता है। जीव अनुक्रिया करने के बाद में से किसी एक सर्वोत्तम अनुक्रिया का चयन करता है और उसी अनुक्रिया की क्या करने लगता है, आदत करने लगता है, जिससे पुनर्बलन मिलता है। श्रृंखलाबद्धता, इसमें क्या किया जाता है, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले हाथ बढ़ाना है, फिर पैर बढ़ाना है, फिर आपको कुछ और करना है, तो मतलब एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। आगे क्या है, विलोप। अब विलोप क्या चीज होती है, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद कुछ प्रयासों तक ही उचित अनुक्रिया का मिलना समाप्त हो जाए तो पुनर्बलन का विलोप हो जाता है। कोई अन्य सशक्त पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने कोई काम किया और आपके साथ में जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है, तो आपका जो पुनर्बलन होगा क्या हो जाएगा, वो विलोप हो जाएगा। मतलब पुनर्बलन तो विलोप नहीं होगा, आपका जो मोटिवेशन है वो विलोप हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, यार रहने तो तुम नहीं करते, कोई काम मिलता कुछ है नहीं है, जबरदस्ती लगे पड़े, तो ये इस तरह की भावना आ जाती है और फिर आप वो सोचते हो काम करना बंद कर देते। जैसे कई सारे लोग हैं ना जो काम करना स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आज स्टार्ट किया कल उन्हें सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर एक सर्टेन टाइम तक काम कंटिन्यूसली बहुत अच्छे डेडिकेशन से करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती तो फिर उनको लगता है शायद ये काम उनके बस का नहीं है, अब इसको छोड़ दिया जाना चाहिए, है ना। तो सतत पुनर्स्थापन, यह सतत पुनर्स्थापन से ऐसे है कि पुनर्बलन का विलोप हो जाने पर भी कुछ समय के बाद पुनः उसे पुनर्बलन दिया जाता है तो अनुक्रिया पुनः स्थापित हो जाती है। अब जैसे बाय चांस ऐसा हुआ कि अगले ने कोई काम किया किसी व्यक्ति ने और उसके बाद कुछ दिन तक उसको काम करने से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अब इस काम को कर देते हैं बंद, जाने दो, नहीं कर रहे, विलोप कर दिया। लेकिन फिर उसको लगा यार 2-4 दिनों के बाद यार इतना तक आ गए हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं, शायद काम बन जाए और हो सकता है सक्सेस मिल जाए, और उसके बाद उसे किसी तरीके का रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, तब वो और भी ज्यादा मेहनत करके अपने काम को अंजाम देता है। ठीक है, पुनर्बलन का संप्रत्यय, स्किनर ने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये तो पता ही है। सकारात्मक जैसे पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, वाह कितना अच्छा गाया। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा कुछ काम कर दिया, छोटे बच्चे पे भी अपन करते हैं, अगर कुछ उसने काम किया और आपने कहा अरे वाह वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको लगता है हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, अगली बार फिर वो करेगा। और नकारात्मक क्या होता है कि आपने उसको 2 चपेट लगा दी, मतलब अब मत करना, कहने का मतलब ये है कि ये काम अगर तुमने जो किया तो अभी 1 डंडा गलाया, दूसरी बार 2 पड़ जाएंगे, है ना। तो वो दंड या निंदा जो नेगेटिव आपको रीइंफोर्समेंट का काम करती है।
ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। और इसके बाद हम कल करेंगे इससे संबंधित कुछ जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना। मुझे भी तो रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। अगर मैं अनुक्रिया कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए है। पॉजिटिव मिलेगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, नेगेटिव बने मिलेगा तो हो सकता है मेरे पास भी जो विलोप की स्थिति है ना वो आ जाए। तो मिलती हूँ, अभी तो खैर नहीं आ रही है वो विलोप की स्थिति, लेकिन अगर आ गई तो हो सकता है नेगेटिव मोटिवेशन मिल जाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि पॉजिटिवली अपने आप को मोटिवेट करूं। पर आप मेरे मोटिवेशन के लिए बस इतना कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को कंप्लीट देखिए। और जो भी आपकी तरह सीटेट की या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये तो सीटेट में भी है ना, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। इतना करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिलेगा और जो मेरे लिए किसका काम करेगा, मोटिवेशन का। और मैं इस तरह से और मेहनत करती रहूंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। कल फिर मिलेंगे, इसकी कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे की जो थ्योरीज हैं उनको भी करेंगे। इस क्लास को करते हैं यहीं पर फिनिश। बाय बाय।